रेड होता है और फिर येलो होता है और उसके बाद इतना पार्ट ग्रीन होता है और उसके बाद फिर से येलो होता है और फिर से रेड होता है, ठीक है। और ये जो 2 दफा रेड और येलो है, ये रेड येलो, इसका क्या मतलब है? ये रेड का मतलब होता है सीवियरली माल नरिश्ड और येलो का मतलब होता है कि ये माल नरिशमेंट के रिस्क पे है, और जो ग्रीन होता है ये हेल्दी को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे भी येलो का यही मतलब होता है कि माल नरिशमेंट के रिस्क पे है, और रेड का यही मतलब होता है सीवियरली माल नरिश्ड। अब ये यहाँ पे 2 दफा रेड येलो क्यों है, मतलब इन दो का क्या मतलब है, 2 दफा माल नरिशमेंट क्यों है? हमें ये पता है कि माल नरिशमेंट जो होती है ना, ये 2 तरह की होती है। ये ओवर न्यूट्रिशन जो होती है उसके रिजल्ट में भी माल न्यूट्रिशन हम उसे कह रहे होते हैं, और अंडर न्यूट्रिशन जो है उसको भी हम मेल न्यूट्रिशन कह रहे होते हैं, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशन आपकी अच्छी नहीं है, तो जो ओबेसिटी होगी, या आप ये कह लें कि जिनका मसल मास जो है वो ज्यादा होगा, या जो आप ये कह लें ओवर नरिश्ड होंगे, वो इस वाली रेंज में आ रहे होंगे, ठीक है। और जो अंडर नरिश्ड होंगे वो लोग इस वाली रेंज में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो टेप है, मॉक टेप, ये आप गूगल पे भी देख सकते हैं, और मैं भी आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्री में आप ये सब चीजें चेक करते हैं। इसके अलावा एक स्किन फोल्ड मेजरमेंट होती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप स्किन के किसी भी एरिया से जो है ना, वो थोड़ी सी किसी भी एरिया से नहीं, सॉरी, बेसिकली हम इसको कहते हैं ट्राइसेप स्किन फोल्ड मेजरमेंट। मतलब आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं ना, तो जो ट्राइसेप है वहां से आप थोड़ी सी जो स्किन है उसको खींचते हैं बाहर, और वर्नियर कैलिपर की तरह का आपके पास एक टूल होता है, उसके अंदर आप उस स्किन को इंसर्ट करते हैं, और वहां से फिर आपके पास जो है वो रीडिंग आ जाती है। तो ये जो रीडिंग्स आती है ना, इन सब से आपको ये पता चलता है कि इस बंदे का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ये अंडर नरिश्ड है या ओवर नरिश्ड है, ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्री में ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज भी आती है, वेस्ट टू हिप रेशो, ठीक है। पहले आप उसके वेस्ट वाले एरिया से रीडिंग लेते हैं मेजरिंग टेप से, और उसके बाद आप हिप वाले एरिया से लेते हैं, और उन दोनों को जो है डिवाइड कर देते हैं। जो आपके पास आंसर आता है उसको आप नॉर्मल वैल्यूज से जो है वो मैच करते हैं, और फिर आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है ओवर नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है, ठीक है। अच्छा, अब वेस्ट और हिप वाला जो एरिया है, सिर्फ यहाँ से ही हम क्यों रीडिंग लेके ये असेस कर रहे होते हैं कि ये पर्सन जो है ओवर नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है? आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एडिपोसाइट्स जो होते हैं ना, वो वेस्ट और हिप वाले एरिया पे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी बंदा, किसी में जब भी ओबेसिटी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसके एब्डोमिनल एरिया में फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है बाकी के जो ऑर्गन्स हैं या बाकी की जो जितनी भी साइड्स हैं वहां पे फैट एक्यूमुलेट होता है। सबसे पहले वेस्ट और हिप वाले एरिया पे आता है। तो इसलिए जो जब भी आपने किसी की फैट असेसमेंट करनी है, या आपने ये देखना है कि ये पर्सन जो है इसकी फैट इसमें कितनी है, या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इस पर्सन का जो, अच्छा, बीएमआई जो है ना हमारे पास, हम जब बीएमआई कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास एक एग्जैक्ट टूल नहीं है ये लेबल करने के लिए कि ये पर्सन ओवर नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है, ठीक है। क्योंकि आप एथलीट्स को देखें, उनका मसल मास ज्यादा होता है, तो जब आप बीएमआई उनका कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा होता। तो इस सिचुएशन में जो है वो आपको वेस्ट टू हिप रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस पर्सन का मसल मास ज्यादा है या फैट मास ज्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये चीजें आ जाती हैं हमारी एंथ्रोपोमेट्री में। इसके बाद बारी आ जाती है बायोकेमिकल एनालिसिस की। बायोकेमिकल एनालिसिस मतलब आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स वगैरह हैं, उन सब फ्लूइड्स का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इसको आप ये भी कह लें कि जो टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें मोस्टली ब्लड, यूरिन और ये सीरम वगैरह, इन्हीं के टेस्ट होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो बायोकेमिकल एनालिसिस जो है, इससे आपको जल्दी पता चल जाता है जब किसी पर्सन को कोई डिजीज हो रही हो। अब देखें, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, इसका ये जो टेस्ट किया जा रहा है, अभी आपने साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हुए होते, लेकिन अगर आप इसका पहले टेस्ट करवा लें साइन एंड सिम्टम्स शो होने से पहले, और आपकी बॉडी में वो वायरस हो, तो आपको पता चल जाएगा बायोकेमिकल एनालिसिस के थ्रू। लेकिन जब साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे ना 15 डेज के बाद, 15 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ, तो जब आप आफ्टर 15 डेज जो है वो करवाएं आएंगे टेस्ट, तब तक आपकी बॉडी में वो काफी सारा डैमेज कॉज कर चुका होगा। अगर आप उससे पहले करवा लेंगे तो वैसे पता नहीं चला कि आपकी बॉडी में जो है वो कोरोना का वायरस मौजूद है, लेकिन आपने टेस्ट करवाया, वहां से पता चल गया, तो आपको जो है वो मेडिसिन इस तरह की दी गई कि वो वायरस जो है वो बॉडी के अंदर ही किल कर दिया गया, या आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया गया, और उस वायरस को मजीद काम खराब नहीं करने दिया गया। तो ये जो हमारे पास बायोकेमिकल एनालिसिस होता है ना, ये अच्छी चीज होती है। मतलब आपके फ्लूइड्स में अभी चेंजेस आ रही होती हैं और हमें पता चल जाता है, ठीक है। इससे पहले कि काम ज्यादा खराब हो, हमें पता चल जाता है और हम उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
इसके अलावा अच्छा बायोकेमिकल एनालिसिस में डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एलएफटीज होते हैं, आरएफटीज होते हैं, सीबीसी होता है, लिपिड प्रोफाइल होती है, ये सब चीजें होती हैं। एलएफटी और आरएफटी, एलएफटी स्टैंड्स फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट एंड आरएफटी स्टैंड्स फॉर रिनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट जो है उसमें लिवर के जो एंजाइम्स हैं उनका टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, लिवर के एंजाइम्स में एएलटी आ जाता है और एएसटी आ जाता है। इसके अलावा टोटल बिलिरुबिन जो है, क्योंकि बिलिरुबिन वगैरह इसके जो प्रोडक्शन वगैरह ये सब साइकिल जो चल रहा होता है ना, ये लिवर में चल रहा होता है। तो जब भी आपने ये डिटेक्ट करना है कि चेंजेस कहाँ पे आई हैं, या आपको अगर ये लग रहा है कि इस बंदे का लिवर खराब है, तो उस चीज को आप प्रॉपर्ली डायग्नोस करने के लिए लिवर का जो है वो टेस्ट करवा लेते हैं। और अगर लिवर के एंजाइम्स में या लिवर जो जो काम कर रहा था उन सब फंक्शंस में कोई चेंजिंग्स आई हो, तो वो आपको पता चल जाता है कि इस पर्सन का जो है वो लिवर डैमेज हुआ हुआ है। ठीक है, लिवर में चेंजेस आई हुई हैं। आरएफटीज, अच्छा जब आप लिवर का टेस्ट करवाते हैं उसमें मैंने बता दिया कि एंजाइम्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। जब आप आरएफटीज करवाते हैं तो उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आ जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है वो चेक किया जाता है, क्योंकि सीरम क्रिएटिनिन लेवल इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन है वो किडनी कर रहा होता है। तो अगर तो क्रिएटिनिन का लेवल आपके बॉडी में ज्यादा हुआ हुआ है तो इसका मतलब है कि किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो आपका जो है वो सीरम क्रिएटिनिन लेवल हाई हुआ होता है। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि किडनी का जो फंक्शन है वो इफेक्ट हुआ हुआ है, किडनी अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो ब्लड में रेज हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास टेस्ट होते हैं। सीबीसी जो है उसमें हमारे पास सारी डिटेल आ जाती है। सीबीसी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब ब्लड में जो चीजें प्रेजेंट हैं उन सबका कंप्लीटली एग्जामिनेशन हो जाता है कि आपके ब्लड में आरबीसीज कितने हैं, डब्ल्यूबीसीज कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, बेसोफिल्स कितने हैं, ये सब चीजें। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी चीज रेज की हुई हो तो प्लेटलेट्स वगैरह, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह, इनमें से कोई भी चीज रेज की हो तो पता चल जाता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कहीं पे स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, और अगर आरबीसीज कम हो तो उससे ये भी पता चल जाता है कि इस पर्सन की जो है वो एचबी लेवल भी कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो उसके बाद जो है फिर वो एचबी भी चेक की जाती है कि एचबी कौन सी वाली कम है, मतलब आपका जो ब्लड सेल है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, या आपके अंदर पूरे के पूरे ब्लड की डेफिशिएंसी है, या आपके अंदर ब्लड तो पूरा है लेकिन वो जो ब्लड सेल्स हैं वो इमेच्योर हैं। ठीक है, तो वो एचबी के फर्दर टेस्ट होते हैं। ये थी बायोकेमिकल एनालिसिस। इनकी जो नॉर्मल रेंजेस वगैरह है वो सब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड पैरामीटर होता है वो है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, ये क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो है, अगर आपने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो आपको बायोकेमिकल एनालिसिस करवाना होगा। जब डिजीज जो है आपकी वो क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाती है या एंड स्टेज में पहुंच जाती है, तब जाके उसके साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, अगर आपने अर्ली डिटेक्ट, अगर मतलब आपके पास कोई पेशेंट आया है और आपको उसके साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि डिजीज जो है वो काफी फैल चुकी है। ठीक है, अब देखिए एनीमिया, अगर आप किसी फीमेल को अगर ये कंप्लेन हो, या मैं फीमेल इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली फीमेल में ही ये इशू होता है एनीमिया का, मेल्स में बहुत कम होता है। तो फीमेल अगर आपको ये आके कहती है कि वो थकी थकी सी रहती है सारा दिन और वो काम जो है प्रॉपरली नहीं कर पाती, उसको पेन बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है वो फीमेल आयरन डेफिशिएंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपने उसके जो है नेल्स देखे तो नेल्स में भी आपको ऐसा कोई साइन नजर नहीं आया कि उसको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। आपने उसकी स्किन देखी तो आपको स्किन उसकी ठीक लगी, लेकिन उसकी ये कंप्लेन थी कि वो फटीगनेस उसको ज्यादा होती है और ये वाली चीजें। तब अगर आप उसका एचबी टेस्ट करवा लेंगे तो वो उसकी जो एचबी है वो जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। आप उसको टेस्ट करवाने के बाद आप उसको सप्लीमेंट दें फॉलिक एसिड वगैरह के, आयरन के, या आप उसको अच्छी डाइट दें तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगी। लेकिन जब आपने टेस्ट नहीं करवाया और वो 2-3 मंथ बाद दोबारा आपके पास आई, तब आपको शो हुआ कि उसकी स्किन जो है वो पेल हो चुकी है, उसके नेल्स जो है वो भी स्पूनी हो चुके हैं, तो तब जो है आपकी जो रिकवरी है वो ज्यादा टाइम लेगी। ठीक है, तो मतलब क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो है वो जल्दी अपीयर नहीं होते, जब डिजीज लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी होती है तब ये साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं काफी सारे, हर बॉडी ऑर्गन के जो हैं वो अलग-अलग से होते हैं। जिस तरह से अगर आपके नेल्स जो हैं वो स्पूनी है, स्पून शेड नेल है, तो इसका मतलब है आपको आयरन डेफिशिएंसी है। आपकी स्किन का कलर पेल है, आपको आयरन डेफिशिएंसी है। आपकी आई में जो आपका आई बॉल है वो अगर आई बॉल को
रहने दें। अगर आपकी आई में ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं जो कि बहुत आसानी से नजर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। आईज में जो व्हाइट कलर के डॉट्स सॉरी ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं उनको बाइटॉट कहते हैं, बाइटॉटिंग। इस तरह से होती है ना आपकी आई। इस तरह से करके होती है। और ये जो है आपका आई बॉल, और उसके अंदर ये आई लेंस होता है इस तरह से करके, ठीक है। और ये लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं आई में। इसके अलावा आई लैशेज होती हैं, आई बेड होता है, आई लिड होती है, इस तरह की ये सब चीजें जो कि नॉर्मली हमारी आंख में होती हैं, ठीक है। ये तो ठीक है नॉर्मली हमारी आई में क्या क्या होता है। अब जब भी आप किसी को कोई आई के इशू आएंगे, या विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, या और भी कोई इश्यूज, या कोई भी किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी होगी, अगर तो इस तरह के डॉट्स की फॉर्म में है आपकी आई में। अगर आप लोग देखेंगे ना अपनी आंख को बहुत गौर से, तो आपको भी ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आएंगे। तो अगर ये सिंगल डॉट हो ना, तो इसको हम कहते हैं सिंगल बाइट डॉट, ठीक है। बाइटॉटिंग बेसिकली इसको बोलते हैं, जब आई में जो है ब्लैक कलर के डॉट्स बन जाते हैं, सिंगल बाइट डॉट। और अगर ये दो डॉट्स जो हैं ये इकट्ठे हों, तो इसको हम डाई बाइट डॉट कहते हैं। और अगर एक जगह पे ये काफी सारे इकट्ठे हुए हों, तो इसको हम मल्टी बाइट डॉट कहते हैं। तो ये विटामिन ए की फॉल्स एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। कुछ लोगों की ना आंख के पास नीचे करके थोड़ा सा, ये आई बॉल के पास नीचे यहाँ पे रेड कलर का एक थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। वो यूं लगता है जैसे आंख में उनके चोट लगी है और वहां से ब्लीडिंग हुई है, लेकिन वो क्या होता है, उसको हम ड्राई बाइटॉटिंग कहते हैं। सॉरी, उसको हम वेट बाइटॉटिंग कहते हैं। और ये जो होते हैं ना इस तरह से ब्लैक कलर के डॉट्स, इनको ड्राई बाइटॉटिंग कहते हैं। तो ये जो वेट बाइटॉटिंग होती है, ये भी विटामिन ए की फॉल्स एक्यूमुलेशन की वजह से ही होती है। इन दोनों की रीजंस यही होती हैं कि विटामिन ए जो है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक है। विटामिन ए आप इंटेक कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में नहीं है, मतलब बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही। तो ये सिंगल बाइट आउट था। और ये जो है आपके पास ड्राई बाइट आउट हो गया, ये आपके पास डाई बाइट आउट हो गया। इसके अलावा सम टाइम जो इंसोम्निक होते हैं, आप उनको देखेंगे, उनका ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है, ये तो लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं जहाँ से टीयर्स की प्रोडक्शन भी हो रही होती है। तो यहाँ से जो है ना वो आर्टरी अराइज कर रही होती है। नॉर्मली आप अगर एक हेल्दी आई को देखें तो उसमें आर्टरीज वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आर्टरी अराइज कर रही होती है। तो ये जो है ना ये एक इंसोम्निक आर्टरी होती है और एक डिप्रेशन आर्टरी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर्टरीज हैं, इंसोम्निक आर्टरी और डिप्रेशन आर्टरी, ये किस लिए अराइज होती हैं। अब जो बंदा डिप्रेस्ड है और उसको डिप्रेशन की सिचुएशन में उसकी जो आईज हैं उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो आईज को प्रॉपरली एनर्जी पहुंचाने के लिए उस वहां पे ब्लड सर्कुलेशन और इम्प्रूव करने के लिए वहां पे ये आर्टरीज जो है बन जाती हैं। ये नॉर्मली नहीं होती, इनको हम फॉल्स आर्टरीज कहते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होती, लेकिन जब इनकी जरूरत होती है तब ये यहाँ पे बन जाती हैं। और जो इंसोमनिक होते हैं, या आप ये कह लें कि जो वैसे ही सोते तो हैं मगर लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, इस तरह की जिनकी रूटीन होती है ना, तो उनकी आई में भी इस तरह की आर्टरीज वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी आप असेसमेंट के पॉइंट्स होते हैं कि आपने किस किस तरह से देखना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चेंजिंग आ रही हैं। ये अभी सिर्फ मैंने आपको आई का बताया कि इसके अंदर इस तरह के मल्टीपल डिफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हेयर हेयर का जो नॉर्मली ये होता है कि डैंड्रफ बहुत ज्यादा आ जाता है, या फिर ये होता है बाल बहुत ज्यादा गिर रहे होते हैं, तो ये सब चीजें। अच्छा, जो डैंड्रफ है ना, इसकी एक ये भी रीजन होती है कि फीमेल्स जो होती हैं अपने बालों पे ज्यादा स्ट्रेटनर यूज कर रही होती हैं, रोलर्स यूज कर रही होती हैं, केमिकल्स यूज कर रही होती हैं, और वो हेयर स्प्रेस वगैरह जो है ये वाली चीजें इस तरह की यूज कर रही होती हैं। तो इनसे क्या होता है कि अगर आपको मैं स्ट्रेटनर का बताऊं, तो स्ट्रेटनर क्या करता है, वो हीट अप होता है तो ही आपके बाल स्ट्रेट होते हैं ना। तो आपके जो बाल हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, आपके हेयर्स प्रोटीन इन नेचर है। तो जब स्ट्रेटनर के थ्रू उनको हीट प्रोवाइड की जाती है, तो वो जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्राई होके शेड होने लग जाती है। तो वो जो आपके स्काल्प पे जब गिरती है, तो वहां पे आके फंगस फीड करती है, और फिर आपके बालों में जो है वो डैंड्रफ होती है। तो ये कुछ रीजंस होती हैं। तो अगर किसी को हेयर वगैरह के इश्यूज हो, तो आपने उनको कहना है कि आपने ये रोलर्स वगैरह स्ट्रेटनर्स वगैरह ये यूज नहीं करना है। अगर आप कभी कभी यूज करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं ये नहीं यूज करने चाहिए। और हेयर ड्रायर वगैरह ये भी बहुत कम यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा
और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब हम अपने फोर्थ पैरामीटर की तरफ जाते हैं, डाइटरी डाटा। ठीक है, डाइटरी डाटा हम किस तरह से एक पर्सन का जो है वो डाइटरी डाटा ले सकते हैं, मतलब कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम उसका डाइटरी डाटा उससे पूछ सकते हैं। हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं, जिसमें से 2 से 3 मेथड्स जो हैं वो मोस्टली यूज होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है 24 आवर डाइटरी रिकॉल। सेकंड हमारे पास होता है फूड डायरी। थर्ड हमारे पास होता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर, जिसको हम FFQ भी बोलते हैं। और जो फोर्थ वन होता है हमारे पास ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट इनटेक। डाइटरी एनालिसिस। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला मेथड है 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल, ये क्या होता है कि इसमें आपके पास जो भी पेशेंट या जो भी क्लाइंट आता है, आप उससे पूछते हैं कि उसने पिछले 24 घंटे में क्या क्या कुछ खाया। ठीक है, लेट सपोज मैं आपके पास अगर पेशेंट के तौर पे आई हूँ, तो आप मुझसे मेरे कल का पूरे दिन का पूछेंगे कि मैंने कल क्या क्या खाया और कितना कितना खाया, किस किस टाइम पे क्या क्या खाया। ठीक है, आप सबसे पहले पेशेंट से पूछते हैं आपने नाश्ता क्या किया था। उसके बाद आप उससे पूछते हैं कि आपने लंच में क्या खाया था, नाश्ते और लंच के दरमियान आपने कुछ खाया था। अगर तो वो जाता है ऑफिस वगैरह में, तो आप उससे पूछेंगे कि मोस्टली ना उनको ये नहीं याद रहता, उनको बस ये याद होता है कि हमने नाश्ते में ये खाया था, दोपहर के खाने में ये खाया था, रात को ये खाया था। आपने उनसे खुद पूछना है कि आपने, अगर वो कहते हैं कि उन्होंने दोपहर और सॉरी उन्होंने नाश्ते और लंच के दरमियान जो है वो कुछ नहीं खाया, तो आपने उनसे पूछना है कि आपने इस टाइम के दौरान किया क्या था, मतलब आप क्या काम करते रहे थे। तो जब वो आपको ये बता रहे होंगे ना, तब उनको याद आ जाएगा कि जब वो ये काम कर रहे थे तो उन्होंने साथ में ये खाया था या उन्होंने चाय पी थी। इस तरह की चीजें जो है ना वो आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद फूड डायरी जो है, ये इस मेथड में आप उनसे 1 to 7 डेज का जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप उनको एक पेज दे देते हैं या एक डायरी की फॉर्म में आप उसको छोटी सी बुकलेट दे देते हैं। उसके अंदर सारे डेज जो होते हैं वो मेंशन किए होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और नीचे जो है वो सारे मील्स जो होते हैं आपके, मेजर मील्स माइनर मील्स, वो सारे मेंशन किए होते हैं, मतलब उनका एक टेबल बना होता है इस तरह से। ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक, डिनर, बेड टाइम स्नैक्स। ठीक है, और यहाँ पे मंडे यूं मेंशन होता है, और उसके अलावा यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी होती है और क्वांटिटी। ठीक है, और आप उनको कहते हैं कि आपने ये जो है ना वो फिल करके लेके आना है, और आप उनको ये दे देते हैं और वो आफ्टर 7 डेज आपके पास लेके आते हैं। से आपको ये पता चल जाता है कि इस पर्सन का इंटेक कैसा है। लेकिन इसमें ना एरर ज्यादा आता है। एक तो ये कि वो पर्सन मे भी ऐसा करे कि वो पूरा वीक जो है वो इसको फिल ना करे, और एट द एंड वो एक दिन बैठ के जो है इसको फिल कर दे। या उनको इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होते, उनको सर्विंग साइज का इतना आइडिया नहीं होता, ना ही वो क्वांटिटी को जो है वो सही से मेजर करके बता पाते हैं कि उन्होंने कितना खाया। या ये भी हो सकता है कि वो खा कुछ और रहे हो, आपको कुछ और बता रहे हो। ठीक है, लोग झूठ बोलते हैं, बहुत से पेशेंट झूठ बोलते हैं, नहीं बताते कि उन्होंने क्या खाया था। तो जो फूड डायरी है ना वो इस तरह से होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट मेथड होता है ना वो आपका 24 आवर डाइटरी रिकॉल होता है, और इसके अलावा फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर होता है। अब ये जो आपके पास फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या होता है, आपके पास ये एक पूरा पेपर होता है, और इसके ऊपर जितने हमारे फूड ग्रुप्स हैं वो सारे बने हुए होते हैं। और फूड ग्रुप्स के अंदर जितनी हमारे पास आइटम्स हैं, लाइक हमारे पास ग्रेन्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो आ जाते हैं, राइस आ गए, और व्हीट फ्लोर आ गया, ब्रेड आ गई, और कॉर्न आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन की गई होती हैं, और आगे पूछा गया होता है कि आप इसको एक दिन में कितनी बार खाते हैं, एक वीक में कितनी बार खाते हैं, और एक मंथ में कितनी बार खाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि वो पर्सन जो है वो कितनी अफोर्डेबिलिटी है उसकी, और उसकी जो स्टेपल फूड है वो क्या है, और कौन सी चीजें वो ज्यादा खा रहा है, उसकी डाइटरी हैबिट्स जो है वो क्या है। ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाता है। तो ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए
हम डाइट प्लान बनाते हैं या किसी की असेसमेंट करते हैं और उसके बाद जो है हम डाइट प्लान बनाते हैं, ठीक है। ABCD ये 4 पैरामीटर्स थे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। नो मैम, अभी नहीं है कोई भी। नो। सब क्लियर है? जी मैम। ओके। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। मैम जब हम लोगों ने बाय टॉट स्पॉट पढ़ा था ना, तो वो हमने पिक्चर भी देखी थी, वो वाइट और क्रीम सा जो ऑफ वाइट कलर होता है उस कलर के थे। तो ये कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें मतलब उस तरह के स्पॉट्स बनेंगे और कुछ में ब्लैक बनेंगे? नहीं, उसमें ना कुछ और डेफिशिएंसीज भी होंगी। ये जो ब्लैक मैंने आपको ब्लैक वाले बताए विटामिन ए की फॉल्स एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। तो आई में तो और जी। भी बहुत सारी चीजें आती हैं। एक और भी इसमें होते हैं सिम्टम्स जो कि अपीयर हो रहे होते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे सही से बन नहीं सकी, नहीं तो मैं आपको अच्छी वाली बना के दिखाती। तो अंडा ही बन गया। और कुछ इस तरह के भी बने होते हैं, ठीक है। मतलब यूं करके लाइंस भी लगी होती हैं। तो ये बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं। ये मैंने आपको कुछ कुछ बताई। मैं आपके साथ एक PDF शेयर करूंगी, उसमें काफी सारी डेफिशिएंसीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वो आपने देख लेने। और किसी का कोई क्वेश्चन? मीटिंग एंड होने वाली है, जल्दी पूछ लें किसी का कोई क्वेश्चन है तो। मैम ने मेरा कोई क्वेश्चन है, मैंने बस ये पूछना है अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो हमने सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है मैम? नहीं, दोबारा ज्वाइन नहीं करना। ठीक हो गया मैम, प्लीज बाकी रिकॉर्डिंग। लेक्चर हमारा जी जी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, आज हमने बस इतना ही देखना था। बाकी कल हम देखेंगे अब कि आइडियल बॉडी वेट जो है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, BMI जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कल हम असेसमेंट वाला जो है उसको फर्दर इन डिटेल देखेंगे कि हमने कौन सी चीज को किस तरह से कैलकुलेट करना है। और फिर हम डाइट प्लान बनाएंगे, ठीक है। यही था ना ओके मैम, आपका थैंक यू। इस जी वर्कशॉप मैम। में? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ आई है सबको? यस मैम। यस। ओके, चलें ठीक है, फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मैम कल मच। आपने 2 जी बुक्स जी। बताई थी, प्लीज उनके क्रॉस और ऑथर के अंडरस्टैंडिंग। भी बता दें। अच्छा बताती हूँ, वो इतने अजीब अजीब से नेम होते हैं इनके, पाकिस्तान की तो ये है नहीं, तो ना मैं आपको देख के बताती हूँ।